हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लास है। आज ये हमारी फिटर थ्योरी की भाई ये 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है भाई, फिटर थ्योरी की हमारी कौन सी क्लास है? फिटर थ्योरी की हमारी आज ये 5वीं क्लास है जिसपे हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। और ये जो थ्योरी की क्लासेस हमारी चल रही है, ये हमारा जो है इसका मिशन है भाई बार्क। जो बार्क 2023 आने वाला है, इसके रिकॉर्डिंग हमारी ये क्लासें यहाँ से होने वाली हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप? तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे भाई? इसमें हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं हम लोग सारा कुछ यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में जो भी हमारे पास क्लास होगी हम सारा कुछ यहाँ से बात करेंगे, है ना। तो भाई आप लोग यहाँ पे बराबर आपको पर डे वीडियो मिलता है, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, बाकी इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। बाकी फिटर थ्योरी की प्लेलिस्ट, मैथ की प्लेलिस्ट और MCQ की प्लेलिस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सारे वीडियो देख सकते हो, या तो फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो ये रहा भाई हमारे पास माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज माइक्रोमीटर के बारे में। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है? माइक्रोमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर भाई शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कैसा है? माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो छोटी माप करता है, स्केल से छोटी माप करता है। ठीक है, जिससे 0.001 इंच, ये क्या होता है भाई? ये होता है ब्रिटिश पे। किस पे भाई? इससे हम लोग ब्रिटिश पद्धति पे माप सकते हैं 0.001 इंच तक। ठीक है, उसके बाद या फिर 0.01 mm, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति पे। किस पे भाई? मीट्रिक पद्धति पे हम लोग इससे तक की शुद्धता में माप ले सकते हैं। ठीक है, ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिससे हम लोग ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो 0.001 इंच तक माप ले सकते हैं। अगर हम लोग मीट्रिक पद्धति की बात करें तो 0.01 mm की शुद्धता तक माप ली जा सकती है माइक्रोमीटर से। ठीक है भाई, तो कुछ और कॉमन सी चीज माइक्रोमीटर के बारे में समझ लेते हैं भाई। ठीक है, देखो माइक्रोमीटर जो होता है इसमें 3 चीजें मेन होती हैं। क्या मेन होती हैं उनको समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास जिसे हम लोग बैरल या स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बैरल या फिर स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरल या स्लीव, है ना। अभी इसको बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैरल या स्लीव। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बैरल या फिर स्लीव कहते हैं। ठीक है, एक तो ये इसका मेन पार्ट होता है। उसके बाद रही बात एक इसी का होता है सब डिवीजन। ठीक है, इसी बैरल में नीचे एक सब डिवीजन होता है। फिर एक आप ये जो गोल भाग देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, जिसे आप गोलीय स्केल भी बोलते हो, है ना। तो देखो बात क्या होती है भाई, है ना। ये अभी जस्ट थोड़ा सा आपको समझना है कि बैरल या स्लीव पे हमेशा 1 mm के खांचे होते हैं। ठीक है, और जो सब डिवीजन होता है ये इसी के सब डिवीजन होते हैं जो कि 1 mm को 0.5 mm पे डिवाइड करता है। यानी कि बैरल के खाने का मान 1 mm, सब डिवीजन जो होगा इसके नीचे आपको अभी आगे फिगर है उस पर समझ में आएगा, आप बस यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए। थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। एक खाने का मान थिम्बल के 0.01 mm होता है। ठीक है भाई, ये इतनी सी आपको जानकारी रखनी है। इतनी सी अगर आपने जानकारी रख ली तो इससे आप क्या है? इससे आप रीडिंग आसानी से ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप इतना सा भी याद रखो, इतना भी याद कर लोगे जिससे आप क्या है? रीडिंग आसानी से ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ से क्या होगा भाई? माइक्रोमीटर का सिद्धांत। ठीक है, क्या होगा? माइक्रोमीटर के सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर की जनरल हमने बात कर ली, अब बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिस्ट काउंट पे भी आएंगे, उसका अल्पतमांक के बारे में भी आएंगे। ठीक है, चलो तो क्या होता है? माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। किसके भाई? नट बोल्ट के सिद्धांत पर जो है माइक्रोमीटर हमारा काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है? माइक्रोमीटर एक सूक्ष्मापी यंत्र होता है, या तो आप समझ ही गए। माइक्रोमीटर में लगे नट को यदि स्थिर रखा जाए
अब देखो नट और बोल्ट में आपको थोड़ा सा अंतर समझ लो, ठीक है, कि भाई एक आपको बोल रहा है नट और एक बोल रहा है आपको बोल्ट, है ना, तो ये भी तो जानना जरूरी है। वर्नियर कैलिपर जो था वो तो दो समान माप के स्केलों के अंतर पे काम कर रहा था, वो तो स्केल है, जनरल आप समझते हो। नट और बोल्ट, तो देखो सिंपल सी बात है, जो बोल्ट होगा, ठीक है, बोल्ट में कैसी चूड़ियां कटी होती हैं भाई, बाहरी चूड़ियां, क्या कटी होती हैं, बाहरी चूड़ियां, यानी जिसे आप बोलते हो एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। बस इतना सा आप याद रखना जितना आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इस पे जो होता है, इस पे होती हैं आंतरिक चूड़ियां, क्या होती है भाई, आंतरिक चूड़ियां, समझ रहे हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, समझ रहे हो। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे भाई, ये देखो बोल्ट में आगे वाला शब्द क्या है, बा, जैसे ही आपसे कोई बोल्ट बोलता है तो आप सीधे से बात कर लोगे कि भाई इसमें बाहरी चूड़ियां होंगी, समझ गए, बस इतना सा याद कर लोगे कि भाई बोल्ट में बाहरी चूड़ियां तो नट में आंतरिक चूड़ियां तो होंगी ही, ठीक है। तो इसी के सिद्धांत पे काम करता है। बोल्ट में बाहरी चूड़ियां होती हैं, जैसे कि आप मान लो एक आपके पास बोल्ट है ना, यहाँ पे तो है नहीं हमारे पास अभी, जैसे मान लो एक लंबा भाग होता है, इसमें ये बाहरी चूड़ियां इस तरीके से कटी होती हैं, है ना, जिसके ऊपर इस नट को आप कसते हो। नट हमारा किस तरीके से बना होता है भाई, कुछ इस तरीके से मान लो कि बना होता है, ठीक है, कैसा होता है, कुछ इस तरीके से नट बना होता है जिसपे इंटरनल थ्रेड कटा होता है, अंदर का थ्रेड कटा होता है, जिसको आप क्या करते हो, इस बोल्ट में आप कसते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो यहीं पे यही चीज बोला गया है आपसे कि ये क्या करता है, माइक्रोमीटर में लगे नट को, है ना, यदि स्थिर रखा जाए, जो गोल वाला भाग है उसको अगर स्थिर रखा जाए तथा बोल्ट को एक चक्कर आगे घुमाया जाए, यानी कि ऐसे पकड़ के उसे पूरा एक चक्कर घुमाया जाए, तो वह अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ता है। कितना आगे बढ़ता है भाई, वो बढ़ता है अपनी पिच के बराबर। कितना बढ़ेगा भाई, वो बढ़ेगा अपनी पिच के बराबर। समझ रहे हो कैसे बढ़ेगा वो बढ़ता है भाई अपने पिच के बराबर आगे बढ़ता है, ठीक है। कैसे कि भाई देखो बढ़ता है, इसका कारण क्या होता है भाई, इसमें जो है सिंगल, है ना, इसमें सिंगल, यहां पे आप कर लेना, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, ये जो क्या होता है, जिसे आप बोलते हो कि जिसे आप लीड बोलते हो, क्या बोलते हो, लीड, जो उसके घूमने का चक्कर होता है लीड, और ये होती है पिच, है ना, कब बराबर होना होता है, यानी उसमें लीड और पिच बराबर होती है। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई लीड इसकी 0.1 mm है, तो उसकी पिच भी कितनी होगी, 0.01 mm, 0.1 mm ही होगी। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये होता है, समझ गए। तो बस इतना सा आपको यहां से समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि अगर हम नट को स्थिर रखें, नट क्या है, अब देखो नट कहाँ होता है ये भी देख लो, नट जो होता है इस थिम्बल पे होता है, थिम्बल को आप घुमाते हो ना, नट वहां पे होता है। अगर इसको स्थिर रख के बोल्ट वाले भाग को एक बार घुमा दिया जाए, तो वो एक चक्कर घूमने में, यानी कि एक चक्कर घूम के जब वो वापस आएगा तो अपनी पिच के बराबर दूरी तय करेगा। कितनी तय करेगा भाई, वो तय करेगा अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ता है। इसका कारण है कि इसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड और पिच का बराबर होना, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, समझ गए। इसमें लीड और पिच दोनों बराबर होंगी। तो आपको नट और बोल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है। बोल्ट वो होता है जिसपे बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, नट वो होता है जिसपे इंटरनल चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, ये आप समझ गए, इसको समझ लेना। आगे बात करते हैं माइक्रोमीटर के मुख्य भाग देख लेते हैं, ठीक है। जनरल सी बात हमने समझ ली माइक्रोमीटर के बारे में, लिस्ट काउंट पे भी आएंगे क्योंकि लिस्ट काउंट ही हमारा मेन होता है, उसी से सारा काम होता है। तो पहले हम लोग जनरल नॉलेज इसके बारे में ले लेते हैं कि हमने क्या किया भाई, समझ लिया कि हमारे पास माइक्रोमीटर क्या होता है ना, ये कितनी माप ले सकता है, हमने ये समझ ली। और ये आप नोट डाउन कर लेना, इनको आप रट लेना भाई, कि जो उसका मेन डिवीजन होगा, इसको आप क्या बोलते हो, जो बैरल या स्लीव है ना, इसी को आप मेन डिवीजन बोलते हो भाई। मेन डिवीजन का मान हमेशा 1 mm होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सब डिवीजन 0.5 mm होता है, थिम्बल डिवीजन 0.01 mm होता है, ठीक है। इसके बाद बात आई हमारे पास क्या, माइक्रोमीटर का सिद्धांत हमारा किस पे काम करता है, नट व बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। बात आ गई, नट बोल्ट आपने समझ लिया। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के कुछ मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। एक बात देख लो, यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है, ये यहां पे आप समझना, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया है, चलो है ना वो ठीक, थोड़ा सा सामान गिर गया था उधर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रेम है, ये क्या है आपके पास, फ्रेम है, ठीक है। ये क्या, देखो ये हो गया आपके पास फ्रेम, इसका भी डिटेल है, आप केवल फिगर पे पहले समझो। ये फ्रेम है, ये है एनविल फेस, ये क्या है, स्पिंडल है ना। अब चलो इनके बारे में देखो, हम लोग सीधा पॉइंट से ही समझते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाते जाया जाएगा। तो एक चीज याद रखना, जो फ्रेम होता है ना, इस पे हमेशा क्या होता है, इसका माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है। फ्रेम पे हमेशा क्या होता है, साइज लिखा होता है, और ये साइज इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसे समझ लेना। साइज के साथ साथ यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट भी लिखा होता है कि 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट होता है, मतलब ये 0.01 mm तक की माप ले सकता है। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक ले रहा था, 0.02 mm तक ले रहा था, ये उससे भी 1 mm छोटे तक ले सकता है, 0.01 mm तक माप ये ले सकता है, ठीक है। अब देखो इसका साइज क्या होता है, पहले तो ये 0 से 25 mm, ठीक है। 0 से 25 mm का साइज यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, 0 से 25 mm का साइज होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास 0 से 25 mm, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो 0.25 mm हो गया। इसके बाद फिर ये जो पाया जाएगा, ये पाया जाएगा 25 से 50 mm पे, क्या 25 से 50, यानी ये 25 mm के अंतर पे इसका साइज चलता है, ठीक है भाई, ये याद रखना। फिर होगा 50 से 75 mm, फिर कितना होगा, 75 में आप 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा क्या, ठीक है, 100 mm, मतलब ये 25 के डिफरेंस पे चलता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे दिया जाएगा तो 0 से 25 mm, या फिर क्या होगा, देखो 0 से 25 mm की, अगर 25 mm की मोटाई की कोई वस्तु है तो आप 0 से 25 mm से नाप पाओगे। अगर वो 25 mm से ज्यादा है तो फिर वहां पे 25 mm वाला ये काम नहीं आएगा, आएगा फिर क्या 25 से 50 वाला, है ना। अगर 50 से ऊपर है तो फिर 50 से 75 वाला, 75 से ऊपर है तो फिर आप 75 से 100 वाला यूज करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है भाई। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो भाई देखो इसका सबसे, देखो अगर आपसे पूछता है एक चीज और कि जो ये साइज दिए हुए हैं 0 से 25, जैसे आपसे दे दिया गया 0 से 25 दे दिया, तो इसका न्यूनतम साइज आपसे बोलता है, क्या बोलता है भाई, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूनतम साइज क्या होगा, जैसे 0 से 25 वाला है तो इसका न्यूनतम साइज 0 होगा, ठीक है, इतना समझते हो आप। अगर 25 से 50 mm है तो उसका न्यूनतम साइज क्या होगा, 25 mm होगा, क्या होगा 25 mm। ये आपको काम आएगा आगे, इसलिए बताया जा रहा है। अगर वो 50 से 75 mm का है तो न्यूनतम साइज उसका क्या होगा, 50 ही होगा ना। अगर भाई कोई 50 से 75 वाला है, यानी कि आपके पास, आप यूज कर रहे हो कौन सा माइक्रोमीटर, आप यूज कर रहे हो यहाँ पे 50 से 75 वाला, तो इससे कम से कम साइज कितना माप सकते हो, न्यूनतम साइज आप 50 ही माप सकते हो ना। तो ये चीज आप याद रखना है आपको, न्यूनतम साइज 50, ठीक है। अब ये फ्रेम पे लिखा होता है, ये इसके साइज होते हैं 25 के अंतर पे पाया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद आगे, क्या बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या हो जाता है, अब देखो इसके पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम, फ्रेम को ड्राफ्ट फोर्ज इस्पात या फिर आघात वर्धनीय ढलवा लोहे का बनाया जाता है। क्या किया जाता है, ढलवा लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम हमारे पास होता है जो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ये फ्रेम होता है इसका, ठीक है, ये इसका फ्रेम होता है भाई, ठीक है। इसको समझना जहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे आपके पास फ्रेम की। अब इसके बाद बैरल होता है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैरल कर लो यार, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर लो, बैरल, है ना। बैरल या स्लीव, यह क्या होता है, माइक्रोमीटर फ्रेम पे, ये क्या करता है, माइक्रोमीटर फ्रेम में क्या होता है, दाईं ओर लगा होता है यार, ठीक है। क्या होता है, दाईं ओर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, दाईं ओर लगा होता है। बैरल या स्लीव जो होता है ये कहाँ पे लगा होता है भाई, ये जो होता है हमारे पास ये दाहिने ओर, ये बैरल या स्लीव हमारा क्या, ये है जो क्या लगा है, फ्रेम के दाहिने तरफ लगा होता है, समझ रहे हो।
फ्रेम के क्या होता है भाई, फ्रेम के दाहिने तरफ लगा होता है, इस पर क्या होता है, डेटम लाइन अंश बने होते हैं, या क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, या किसका बनाया जाता है, क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, और इस पे डेटम लाइन बनी होती है। क्या होती है भाई, इस पे जो होता है डेटम लाइन बनी होती है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर जो खांचे 5, 10, 15 आपको दिख रहे होंगे, ये होती है डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या, ये जो एक सेंटर से दिख रही है ना, ये सीधी लाइन, ये होती है डेटम लाइन, ठीक है, जो सीधी दिख रही है। ये कहाँ बनी होती है डेटम लाइन, अगर आपसे पूछता है कहाँ बनी होती है, तो ये बनी होती है बैरल या स्लीव पे। कहाँ बनी होती है, बैरल या स्लीव पे बनी होती है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद आगे आता है थिम्बल। थिम्बल पर क्या है, स्पिंडल को लगाया जाता है। जो थिम्बल होगा, थिम्बल पर क्या किया जाता है, स्पिंडल को लगाया जाता है। इसकी बेवेल एज सतह पर अंश बने होते हैं। क्या बने होते हैं, अंश बने होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये थिम्बल है। ये कहाँ पे लगाया जाता है भाई, जो है यहाँ पे स्पिंडल पे लगाया जाता है, स्पिंडल होता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक लंबा सा भाग क्या होता है, स्पिंडल, जिसपे आपको थिम्बल सेट किया जाता है। ये क्या है, ये थिम्बल है, जिसपे ये देखो 0, 5 और 45 के खांचे दिख रहे हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रोमीटर के सबसे छोटे भाग होते हैं। इसके एक भाग का मान 0.01 mm होता है, जो कि थिम्बल पे बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं। थिम्बल का एक भाग माइक्रोमीटर के अल्पतमांक को प्रदर्शित करता है। ये भी आप याद रखना, अल्पतमांक क्या होता है, 0.01 mm होता है। यही इसका होता है लीस्ट काउंट, है ना। अभी लीस्ट काउंट पे भी हम लोग आएंगे। तो ये कहाँ होता है, थिम्बल के एक भाग का मान जो है अल्पतमांक को प्रदर्शित करता है। इसके बाद स्पिंडल। स्पिंडल के एक सिरे पर मापक फेस व दूसरे सिरे पर चूड़ी काटकर नट को फिट किया जाता है। एक सिरे पर मापक फेस मतलब क्या है, फ्रेम लगा होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। स्पिंडल के एक सिरे पर ये मापक फेस लगा है, जहां पे आप मापते हो ये, ठीक है। उसके बाद एक सिरे पर या नट फिट किया जाता है, जिसे थिम्बल आप बोलते हो, है ना। इसके अंदर क्या होता है, नट होता है, जिसे आप घुमाते हो तो स्पिंडल अंदर बाहर होता है, ठीक है। बात समझ गए आप। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया, स्पिंडल क्या होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका, क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसे कठोर व ग्राइंड भी किया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलो पार्ट्स के बारे में आपको मिल जाएगा, है ना, आप बुक से भी पढ़ लोगे। हमारा मेन फोकस क्या है, माइक्रोमीटर को समझना। क्या करना, समझना, उससे रीडिंग लेना और अल्पतमांक लेना, क्योंकि वहां से एग्जाम पे आता है। एनविल क्या होता है, एनविल को फ्रेम के बाएं हाथ पर लगाया जाता है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ले लेना वहां से, ठीक है। ये किसका, अलाई स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई, ये जो होता है अलाई स्टील का बना होता है। बात समझ रहे हो ना। इसके बाद स्पिंडल लॉक नट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पिंडल लॉक नट के बारे में, ठीक है। क्या बात करते हैं, स्पिंडल लॉक नट। मापन लेते समय स्पिंडल कई बार घूम जाता है, जिसे पाठ्यांक में त्रुटि होती है। देखो ये लॉक नट जो है ना, क्या होता है, क्या काम करता है। जैसे आप मापन लिए, आपने स्पिंडल में माप ले लिया कि भाई 15.5 mm की माप ले ली, उसके बाद क्या वो गलती से आपसे घूम गया, तो आपको फिर से माप लेनी पड़ेगी, है ना, जिससे त्रुटि हो जाती है। तो स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, समझ गए। रैचेट स्टाफ क्या होता है, यह थिम्बल के पिछले सिरे पर लगा होता है। देखो रैचेट स्टाफ का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है, इसके आप समझना जरूरी है। देखो जो लॉक नट बोल रहा था, ये होता है लॉक नट, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, इधर नीचे की तरफ गिरा देते हो, तो रीडिंग वहीं पे लॉक हो जाती, फिर ये घूमता नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, लॉक कर देता है। और जो रैचेट स्टाफ बोला ना, रैचेट स्टाफ आपका ये जो इधर आगे भाग दिख रहा है ना, ये होता है रैचेट स्टाफ। क्या होता है, रैचेट स्टाफ। क्या होता है, रैचेट स्टाफ। देख लिया आपने। अब चलते हैं रैचेट स्टाफ को समझते होता क्या है। या थिम्बल के पिछले सिरे पर लगाया जाता है। सही माप लेने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कैसे सही माप, जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक जाब दबाया और इस थिम्बल के माध्यम से क्या किया, जैसे जाब आपने इतना पतला दबाया, इस थिम्बल के माध्यम से आपने जाब पे इसको कस दिया। फिर अगर आप और टाइट करोगे ना, तो जाब को क्या कर देगा, दबा देगा, जिससे रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी। तो जैसे आप थिम्बल को टाइट करते हो और ये जब दाब और इनके ये जो जाब है ये दबता है बीच में, तो जैसे ही हल्का सा टाइट महसूस हो, है ना, तो उसके बाद फिर थिम्बल को छोड़ देना। फिर हमें थिम्बल से नहीं टाइट करना है, फिर हमें क्या करना है, इस रैचेट स्टाफ से टाइट करना है। रैचेट स्टाफ से जब आप टाइट करते हो ना, तो बिल्कुल बारीकी से एग्जैक्ट टाइट हो जाता है, और जब वो पूरी तरह टाइट हो जाएगा ना, तब रैचेट स्टाफ जो है चट चट की आवाज करने लगता है। तब आपको समझ जाना है कि नहीं, हाँ टाइट हो गया।
अगर उसके बाद भी आप थिम्बल घुमाओगे तो घूमेगा, लेकिन जाब को क्या कर देगा, पिचका देगा, जिससे रीडिंग सही नहीं है ना। तो आपको थिम्बल ने सिर्फ इतना टाइट करना है कि जाब आपके छोड़ने के बाद गिरे ना, बस उतना सा टाइट करना। उसके बाद फिर आपको रैचेट स्टॉप से ही टाइट करना है, तभी आप सही रीडिंग ले पाओगे। नहीं हाथ से तो आप टाइट करते रहोगे, वो टाइट होता रहेगा और रीडिंग सबकी अलग अलग आएगी। तो रीडिंग एक सही माप लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आप टाइट कर दो कि वो गिरे ना, उसके बाद रैचेट स्टॉप से आपको टाइट करना होता है। बात समझ रहे हो? चलो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये इसका प्रयोग जो है रीडिंग, सही रीडिंग लेने के लिए करना चाहिए। अगर इसका प्रयोग आप नहीं करोगे, थिम्बल से ही करोगे, तो सबकी रीडिंग अलग अलग आएगी। ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से क्या, आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, मेन मुद्दे पे आ गए। वो तो पार्ट्स थे, वो आपको जनरली किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप पढ़ के भी समझ लोगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अल्पतमांक की। तो माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक। क्या बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। और अल्पतमांक बराबर क्या होता है ये हमें पता करना है। अल्पतमांक आता कैसे है, अल्पतमांक, चलो भाई अल्पतमांक का फार्मूला क्या होता है ये हमें यहाँ पे पता करना है भाई। अल्पतमांक का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, है ना। तो चलो अल्पतमांक का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अल्पतमांक जो होता है इसका हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, स्पिंडल द्वारा, जैसे हमने क्या बोला था, नट को रोक के बोल्ट को घुमाना, है ना। तो स्पिंडल द्वारा चली गई दूरी, है ना, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, इसका क्या होगा, फार्मूला होगा भाई। स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, चली गई दूरी। ठीक है, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में, इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रहने देते हैं ना। एक चक्कर में चली गई दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, या तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसी पे समझ लेंगे, है ना। एक चक्कर में चली गई दूरी, इसको हम लोग साफ कर लेंगे लाइन को, है ना, इस लाइन को साफ कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। स्पिंडल द्वारा क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिच, है ना। आप या तो पिच लिख सकते हो या तो लिख सकते हो स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे थिम्बल में कुल भाग, क्या होगा, थिम्बल में कुल भाग। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है आपका क्या, अल्पतमांक। अब एक चीज आप समझो यहाँ पे, है ना, यहीं पे एक चीज आप समझ लो भाई, क्या, देखो जो आपका क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है, ये होता है बैरल या स्लीव, और इसके ऊपर ये यहाँ पे इसका बना होता है थिम्बल। ये क्या होता है, ये होता है थिम्बल, है ना, ऐसे होता है ना थिम्बल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो डेटम लाइन बोला था ना, ये बिल्कुल इसके सेंटर से ऐसे जाती है डेटम लाइन, है ना। इसी पे क्या होता है, ये नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 और ये 5। देखो थोड़ा इनको साफ साफ बनाते हैं तो ज़्यादा आपको सही से समझ में आएगा, है ना। इसको व्हाइट कलर से बनाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया 0, अब ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हो गया 5। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो हमारे पास 0 1 2 3 और ये 5 हो गया, है ना। देखो यहाँ पे आप फिगर देख लो, अगर यहाँ पे आपके पास फिगर है क्या, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये देखो, है ना, इस पे 1 2 इस तरीके से लाइनिंग है ना। इन लाइनिंग के बीच में भी देखो एक छोटी छोटी लाइन है, क्या है, छोटी छोटी लाइन है ना। तो देखो होता क्या है, इनके बीच में भी एक छोटी छोटी लाइन होती है, क्या होती है, छोटी छोटी लाइन। तो जब आप क्या करते हो, नट को, यानी कि स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में जो भी दूरी, जब स्पिंडल को आप एक चक्कर घुमाते हो ना, तो वो इतनी दूरी तय करता है। जैसे अगर वो यहाँ पे है, एक चक्कर घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक चक्कर घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी वो एक चक्कर में 0.5 mm दूरी तय करता है। ठीक है, क्या करता है, 0.5 mm दूरी तय करता है। ठीक है भाई, समझ गए ना, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, 0.5 mm दूरी वो तय करता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है ना भाई। चलो
तो एक चक्कर में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, स्पिंडल द्वारा चली गई दूरी होती 0.5 mm। ठीक है, इसी को आप लिख सकते थे 1/2 mm, क्योंकि क्या होता है 1 mm को हम 2 भागों में बांट देते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 1 mm है, इसी को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, तो वही चीज है, या आप 0.5 लिख लो या आप 1/2 लिख लो, आएगा वहां से सेम ही। ठीक है, चलो तो 0.5। अब थिम्बल पे पूरे कितने भाग होते हैं, एक बार ये भी देख लो। देखो ये क्या है, यहाँ पे 40 है, ये 45 है ना, 45 है, और 45 के बाद क्या होता है, देखते हैं आगे कोई फिगर है क्या, एक सेकेंड आप देख लेते हैं आगे कोई फिगर है क्या। हाँ ये देखो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 40 है, ये 45 और फिर ये 0 है, तो यानी 45 ये पॉइंट होगा आपके पास क्या, कि ये पॉइंट हो जाएगा 46, 47, 47, 49 और ये 0 वाला 50, यानी थिम्बल पे कितने भाग होते हैं, 50 भाग होते हैं, है ना। ये आपको माइक्रोमीटर देखोगे आप जब, आपको पता लग जाएगा। थिम्बल में टोटल भाग होते हैं 50। अब इसको डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आप कैसे करोगे, देखो आप यहां से पॉइंट हटा दोगे, नीचे एक 0 बढ़ा दोगे, है ना। अब जब इसको भाग दोगे ऊपर पॉइंट लगाओगे, ठीक है। ये mm को 1 सेकंड के लिए हम लोग साफ कर लेते हैं ना, आप ध्यान से बस समझते रहना। हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, अब भी ये नहीं डिवाइड होगा, फिर एक 0 लगाया, एक 0 और बढ़ाया, अब ये क्या होगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा, है ना, एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो 0.01 आ गया, है ना। तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम एक 0 आगे लगा लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm। कैसे निकालोगे, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी कि देखो एक चक्कर में जो भी चली गई दूरी होगी ना, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या होगा, वो आपको माइक्रोमीटर पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि भाई कितना mm है, जनरली ऊपर वाला हिस्सा 1 mm होता है, नीचे वाला जो 1 mm का आधा करोगे कितना होगा, 1 mm का आधा करोगे 1/2 mm, यानी 0.5 mm ही होगा। और वही होती है स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी जिसे आप बोलते हो पिच, बटे थिम्बल में कुल भाग आपको कर देना है आंख बंद करके। तो पिच क्या होती है, वो होती है 0.5 mm, नीचे आपने 50 भाग किए, भाग दिया 0.01 mm, जो कि इसका होता है लिस्ट काउंट। क्या होता है, यही होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। ये होता है आपका मीट्रिक पे, ये किसका है भाई, ये मीट्रिक पे। ब्रिटिश पे अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बता देना भाई ब्रिटिश का क्या होता है ना। ब्रिटिश का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता ना पूछा जाता, इसलिए वो जल्दी से कोई कराता भी नहीं। 0.001 इंच ये होता है आपका ब्रिटिश में, आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्पतमांक क्या हुआ कि भाई माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम मापी जा सके, न्यूनतम मापी जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक बराबर क्या होता है, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं पिच, बटे थिम्बल में कुल भाग। मेन टॉपिक था हमारा ये, ठीक है। इसको आप समझ लेना, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बताया गया है भाई कि एक पिच में चली गई दूरी क्या होगी, वो जो नीचे वाले सब डिवीजन वाले भाग होते हैं ना 1 mm को, जो छोटे छोटे भाग में कहता है। तो जब भी अगर आपको माइक्रोमीटर देखने को मिलता है, आप उसको एक बार घुमा के देखना, वो हमेशा एक चक्कर जब पूरा आप घुमाओगे ना तो 0.5 mm ही खुलता है, फिर आप घुमाओगे पूरा, फिर 0.5 mm खुलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहाँ पे चलते हैं आगे भाई, अब लेते हैं हम लोग इसकी रीडिंग। क्या करते हैं, लेते हैं इसकी रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग जब भी आप लोगे, एक चीज हमेशा सबसे पहला पॉइंट जब भी आप रीडिंग लोगे, है ना, पहले तो हम रीडिंग का फार्मूला ही लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, रीडिंग का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो रीडिंग का फार्मूला क्या होता है भाई, है ना, रीडिंग का भाई हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलो रीडिंग का फार्मूला हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्या होता है, चलिए एक सेकेंड। चलो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई रीडिंग का फार्मूला क्या होता है ना। रीडिंग का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रीडिंग का हम लोग यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कॉमन चीजें समझेंगे, है ना। रीडिंग का फार्मूला क्या होता है, मुख्य पैमाने का भाग, क्या होता है, मुख्य पैमाने का मान लिखेंगे हम लोग। मुख्य पैमाना हमारा क्या है, ये है, ये आगे वाला, ठीक है। मुख्य पैमाने का मान क्या लिखेंगे, मुख्य पैमाने का मान,
प्लस, ठीक है, हमने क्या किया, मुख्य पैमाने का मान प्लस गोलीय पैमाने का डेटम लाइन से मिलने वाला भाग प्लस क्या करेंगे, गोलीय पैमाने का मतलब समझो ना थिम्बल, ठीक है, गोलीय पैमाने का डेटम लाइन से मिलने वाला भाग, डेटम लाइन से मिलने वाला भाग और गुणे लीस्ट काउंट, ये होता है आपका फार्मूला, इसे आप याद कर लेना। ये क्या होता है आपका भाई, ये होता है फार्मूला। अब क्या है, मुख्य पैमाने का मान आप यहां से लोगे, ये जो स्लीव या बैरल होता है ये हमेशा मुख्य पैमाने का मान देगा। उसके बाद गोलीय पैमाना मतलब ये थिम्बल जो गोल होता है, तो क्या है, थिम्बल का डेटम लाइन से मिलने वाला खाना। डेटम लाइन क्या होती है, आपको डेटम लाइन पता होनी चाहिए, आपको बताया गया, ये सीधी वाली लाइन होती है डेटम लाइन। क्या होती है, डेटम लाइन। अब इस गोलीय पैमाने का डेटम लाइन से मिलने वाला खाना क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो ये खाना यहाँ पे मिल रहा है, इसका ये खाना मिल रहा है, तो आप कैसे पता करोगे, भाई ये 35 है तो ये 36 होगा, ये 37, ये 38, यानी 38वां खाना मिल रहा है ना, तो वो लिखोगे। यानी वही चीज कहने का मतलब है कि गोलीय पैमाने का डेटम लाइन से मिलने वाला खाना आप वो लिखोगे, उसके बाद लिस्ट काउंट का गुणा कराओगे। ठीक है भाई, समझ गए। अब चलो, ये आप रीडिंग का फार्मूला है, लेकिन रीडिंग की कुछ मेन पॉइंट हम लोग समझते हैं। रीडिंग के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रीडिंग लेने के। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखनी है, माइक्रोमीटर की न्यूनतम रेंज लिखनी है हमेशा। क्या लिखनी है, हमेशा सबसे पहले न्यूनतम रेंज लिखनी है। न्यूनतम रेंज कैसे, अगर जैसे 0 से 25 का है, देखो बात समझो, अगर आप 0 से 25 वाले से रीडिंग ले रहे हो तो आप न्यूनतम रेंज सबसे पहले 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अगर वहीं पे आप 25 से 50 वाले से रीडिंग ले रहे हो तो आप न्यूनतम रेंज की जगह क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर आप ले रहे हो 50 से 75 वाले से रीडिंग तो आप न्यूनतम रेंज क्या लिखोगे, न्यूनतम रेंज क्या होगी इसकी, 50 ही होगी ना, ये न्यूनतम रेंज। समझ रहे हो ना, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। अगर आप मानो कि आप 75 से 100 वाले से ले रहे हो तो आप न्यूनतम रेंज क्या लिखोगे भाई, 75 लिखोगे ना। अगर आप सपोज करो यहाँ पे कि आप भाई 100 से 125 वाले से ले रहे हो तो आप न्यूनतम रेंज क्या लिखोगे, यहाँ पे 100 लिखोगे। ये रीडिंग का पहला पॉइंट है, आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो कैसे क्वेश्चन फंसाएगा अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप देखना। ठीक है, न्यूनतम रेंज आप हमेशा लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे मेन डिवीजन जो भी आएगा वो आप लिखोगे। और देखो न्यूनतम रेंज जब भी आप लिखोगे ना, ऐसे पॉइंट लगा के आगे 0 लिख दो, क्योंकि ये तो mm में ही होता है। आगे जो आएगा वो तो भाई mm से छोटा होगा ना, यानी कि mm के हाफ में होगा 0.5 इस तरीके से, तो 0.5 वाला नंबर हम लोग पॉइंट के आगे वाला नंबर इधर लिखेंगे। तो न्यूनतम रेंज हमेशा 0 पॉइंट के आगे हमेशा 2 0 लगा के लिख देना, आपके लिए आराम होगा। क्यों, आगे देखेंगे। ठीक है, मेन डिवीजन क्या होगा, मेन डिवीजन आपका खुलता कहाँ पे है, मेन डिवीजन आपका ये आगे खुलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, इसकी रेंज हमने मान लो ले लिया, इसकी रेंज ले लेते हैं। जैसे ये इसकी रेंज हमने ले लेते हैं, यहाँ पे 100 नहीं, जैसे मानो कि 0 से 25 का है जो पीछे है ना, तो इसकी न्यूनतम रेंज क्या हो जाएगी, 0.00। ठीक है, न्यूनतम रेंज हो गई। अब देखो बात समझो, अब यहाँ पे डेटम लाइन पे देखो, ऊपर वाले खाने का मान कितना होता है, 1 mm। आपको पहले ही लिखा दिया गया था ना, इसीलिए यहाँ पे आप लिखाया गया था बैरल या स्लीव के एक भाग का मान 1 mm, जो उसके सब डिवीजन होंगे 0.5 mm। समझ रहे हो बात को, आपको पहले ही लिखाया गया था। तो हम लोग चलते हैं, रीडिंग ले रहे थे ना, चलो हाँ हम लोग यहाँ पे रीडिंग ले रहे थे, देखो है ना। तो ये इसका ऊपर वाले भाग का मान 1 mm। अब आपको ऊपर दिख कितने रहे, 2 दिख रहे हैं ना, ऊपर कितने दिख रहे हैं, 2। तो आप क्या लिखोगे, 2 mm। क्या लिखोगे, मेन स्केल की डिवीजन आप कितने लिखोगे, 2 mm लिखोगे। चलो एक बार देख लेते हैं करके, क्या लिखोगे, 2.00। 2 mm दिखे ना ऊपर आपको, मेन डिवीजन पे 2। अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे आप सब डिवीजन। सब डिवीजन के एक खाने का मान क्या होता है, 0.5 mm। कहाँ गया भाई, ये सब डिवीजन। नीचे आपको सब डिवीजन क्या दिख रहा है, आपको हमेशा देखो आगे क्या दिख रहा है उससे मतलब नहीं। जैसे ये 2 दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे एक काम कर लो, आपको ये 0 दिख रहा है ना, इसके बाद ये 1 दिख रहा है,
इसके बाद ये 2 दिख रहा है ना, तो ये 1 mm है, तो इसके पहले ये क्या होगा 0.5 mm वाली लाइन, फिर 1 mm के बाद 1.5 mm यानी 1.5 mm, फिर 2 mm, फिर 2 mm के बाद आएगी ये 2.5 mm, उसी के बाद आएगा ना 3। लेकिन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 दिखा, 2 के बाद ये पॉइंट वाला दिखा और ये यहाँ पे आ गया थिम्बल हमारा, ये आ गया हमारा थिम्बल। आपको क्या दिखा ऊपर तो 2 हमें पूरे पूरे दिख गए, मेन डिवीजन पूरे पूरे 2 दिख गए, लेकिन 2 के बाद एक हमें सब डिवीजन भी दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है, और इस एक का मान क्या होता है 0.5 mm। कितना होता है 0.5 mm। तो आप यहाँ पे सब डिवीजन का मान भी लिख सकते हो, कितना होता है 0 पॉइंट होता है ना 0.5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सब डिवीजन, है ना। और अगर क्या होता है यहीं पे, अगर देखो क्या होता, अगर यही थिम्बल जो है ना ये हमारा ऐसे 2 पे रुक गया होता ऐसे, तो अब बताओ पूरे पूरे हमें 2 दिख रहे थे, 2 के बाद कोई सब डिवीजन नहीं दिख रहा था, तो भाई हम यहाँ पे क्या कर देते, कहाँ गया यार, हम यहाँ पे क्या कर देते, हम यहाँ पे 0 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, 0 कर दिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो ठीक है, ये आपको बिल्कुल आसानी कि इससे आपकी गलती नहीं होगी, इसलिए नहीं तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे मेन डिवीजन 2.5 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे ना। लेकिन पहले आप इसको समझो, बेसिक तरीका समझो, उसके बाद आगे समझेंगे, ठीक है, कि आपसे गलती ना हो, है ना क्वेश्चन पे। चलो तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, कहाँ गया भाई बार बार, चलो ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा था 0.5 mm आपको दिख रहा था, है ना, आधा वाला हिस्सा आपको दिख रहा था, तो आपने 5 लिख लिया। चलो अब देखो 0.5 आपको दिख रहा था, ठीक है, चलो ये हो गया। अब कहाँ की बारी आती है, हमने मेन डिवीजन लिख लिया, सब डिवीजन लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे थिम्बल डिवीजन, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे थिम्बल का डिवीजन, जिसे हम लोग TD से व्यक्त करते हैं, थिम्बल डिवीजन। अब थिम्बल डिवीजन क्या है, थिम्बल पे आ जाओ, तो थिम्बल पे आओगे तो आप क्या देखोगे, आप हमेशा देखोगे कि डेटम लाइन से कौन सा खाना इसका मिल रहा है। आपने क्या देखा, डेटम लाइन से कौन सा खाना मिल रहा है बता दो, डेटम लाइन से आपका यही खाना मिल रहा है ना, ये वाला मिल रहा है कि नहीं, सामने आ रहा है ना, तो ये क्या होगा 35 होगा, 36, 37, 38, 38वां खाना मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है 38। डेटम लाइन का 38वां खाने के साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे लिस्ट काउंट, है ना, 38वां खाना दिख रहा है, डेटम लाइन का क्या दिखा आपको 38 इंटू 0.01, यही कराओगे ना, यही कराओगे ना, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा 0.38, क्या आ जाएगा 0.38 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, आप समझना केवल। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 0.38, क्या लिख लो 0.38, व्हाइट कलर से ही लिखते हैं, है ना, समझना है हमें 0.38। बताओ तीनों स्टेप हो गए हमारे, हो गए ना, बस ये आपको स्टेप, ये 4 आपको याद रखने हैं हमेशा, इन 4 स्टेप पे ही आपको रीडिंग लेनी है भाई। अगर आप इतना करना सीख गए ना तो आप अपने आप से 60 तरीका निकाल लोगे, पहले बेसिक तरीका सीख लो, है ना। अब चलो आपने कर लिया, अब इनको क्या करना है टोटल कर दो, अब इनको जोड़ दो, अब इनको क्या कर दो टोटल कर दो। टोटल कैसे करोगे भाई, देखो ये 0 है ना, पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, चलो पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, आगे 0 लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे आगे 0, ये 8 है, आपने 8 लिख दिया, अब यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 5 है और ये 3 है, 5 3 मिलके 8, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे कितना है 2, आपके पास रीडिंग आ गई कि नहीं आ गई 2.8 mm, ये कितना खुला हुआ है भाई, यहाँ से 2.88 mm है ना, 2.88 mm खुला हुआ है। अब देखो इसी को लोग बताते कैसे हैं, जो और टीचर है या जो भी यूट्यूब पे हैं वो कैसे बताते हैं, देखो ऐसे बताएंगे आपसे, वो आपको न्यूनतम रेंज वाला फंडा तो बताएंगे ही नहीं, उसको छोड़ दो, वो बताएंगे ही नहीं, है ना, वो आपको नहीं बताएंगे, है ना, आपको बताएंगे क्या मेन डिवीजन ले लो भाई, मुख्य पैमाना क्या है मेन डिवीजन। आपसे क्या बोलेंगे कि भाई आपको देखो यहाँ पे मेन डिवीजन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 के बाद आधा और दिख रहा है यानी 2.5 दिख रहा है, ऐसे बोलेंगे, है ना। आप लिख देते हो, आप तुरंत लिख भी देते हो क्या कि भाई मेन डिवीजन 2.5 ऐसे लिख भी देते हो, है ना। अब देखो अब आपसे क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे कि भाई गोली पैमाना यानी थिम्बल, गोली पैमाना मतलब थिम्बल, थिम्बल का डेटम लाइन से मिलने वाला भाग क्या है, आप बोलोगे 38वां है, 38वें के साथ लिस्ट काउंट का गुणा कराना है, तो आप क्या करते हो भाई 38 इंटू 0.01 करोगे तो भाई क्या आएगा 0.38 ही आएगा ना। तो बोलेंगे भाई यहाँ पे थिम्बल डिवीजन लिख दो, क्या लिख दो, वो लिख दो यहाँ पे 0.38,
है ना। अब कहेंगे इसको जोड़ दो, 8 5 3 8.2 आया, तो वही आया वही। लेकिन अब अगर एक बात बताओ, है ना, क्या है, अगर मान लो कि हमसे वो रीडिंग ले रहा है 25 से 50 वाली, हमसे वो रीडिंग ले रहा है 25 से 50 वाली, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई आप पहले रीडिंग ले लो, फिर आप उसकी रेंज देख लो कि वो 25 से 50 का ले रहा है, तब आप क्या करो कि भाई उसमें 25 और ऐड कर दो। इसी में बोलेंगे 25 और ऐड कर दो भाई, आप 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 27.88 हो जाएगा। 25 ऐड करोगे 27.88 हो जाएगा ना। लेकिन वहीं आप समझो कि जब हम न्यूनतम रेंज ले रहे थे तो भाई हमने 0 से 25 वाले से नापा तो न्यूनतम रेंज कितनी थी, 0 थी। अगर हम 25 से 50 वाले से नाप रहे होते तो हम न्यूनतम रेंज यहाँ पहले ही लिख लेते भाई, कितना 25.0, तो ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती ना भाई, हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, समझ गए ना ये तरीका। चलो, तो आप पहले बेसिक तरीका समझ गए ना आपको करना कैसे है। एक दो सवाल हम ऐसे बेसिक तरीके से करेंगे, है ना, फिर उन्हीं सवालों को उस वाले मेथड से भी करेंगे। मेथड यही होता है, बस वो लोग करते क्या है, ये वाला खाना आपसे गायब करवा देंगे, ये वाला नहीं लिखवाएंगे, वो डायरेक्ट लिखवाएंगे कि भाई 0.50, क्या लिखवाएंगे 2.5 यहीं पे लिखवा देंगे। गलत वो भी नहीं है, सही है, लेकिन हमें डिवीजन बाय डिवीजन चलना है भाई। ये डिवीजन क्यों दे रहा है हमें भाई, ऊपर का ये हमारे पास हो गया मेन डिवीजन, ये हो गया सब डिवीजन, ये हो गया थिम्बल डिवीजन, तो तीनों को लेके चलो ना। जब तीनों दे रहा है कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर हमें नहीं दिख रहा, अगर हमें सब डिवीजन नहीं दिख रहा तो उसको मत लिखो, 0 लिख दो, 0 जुड़ने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो तो इसका निकाल के देख लो एक बार आप, है ना। इसका हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। मेरा तरीका क्या है, आप पहले ये देख लो। पहले हम क्या लिखेंगे, हम 4 नंबर लिखेंगे। हमें पता है हम 4 नंबर पे रीडिंग निकालने वाले हैं। कैसे भाई, जो बेसिक तरीका है ना हम वो फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले न्यूनतम रेंज, फिर लिखेंगे हम मेन डिवीजन, फिर हम लिखेंगे सब डिवीजन, फिर हम लिखेंगे थिम्बल डिवीजन। बस इतना आपने पहले लिख लिया। अब आ जाओ फिगर पे, देख लो मेन डिवीजन क्या होता है, ऊपर वाला होता है ना, देख लो यहाँ पे आपको पेन से बताते भी चलता है। ये डेटम लाइन होती है, ये क्या है, ये होती है डेटम लाइन। क्या है ये है आपके पास डेटम लाइन। ठीक है, ऊपर क्या होता है मेन डिवीजन। ठीक है, और रेंज आपको कैसे मिलेगी, रेंज आपको मिलती है हमेशा, रेंज जो होता है वो आपको मिलेगी यहाँ से। ये जो फ्रेम होगा ना, इस फ्रेम पे हमेशा लिखा रहेगा कि कौन सी रेंज का है, 0 से 25 का है कि 25 से 50 का है ना। हमेशा यहाँ पे क्या होगा, रेंज जो होगी आपके पास लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो चलो रेंज की बात हो गई, रेंज हमें तो लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिगर पे अगर फिगर नहीं होगा तो क्वेश्चन पे उसकी रेंज लिखेगा कि भाई ये 0 से 25 का है कि 25 से 50 का है कि 50 से 75 का। तो हमने इसको माना कि भाई ये 0 से 25 वाला है, तो न्यूनतम रेंज क्या आएगी हमारी, 0 आएगी, और पॉइंट लगा के ऐसे लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे 0 रेंज वाला मान लिया। अब मेन डिवीजन पे आओ, मेन डिवीजन आपको कितने दिख रहे हैं भाई, ऊपर तो सीधे सीधे 5 इन्होंने लिखा है, तो 5 तो हमें दिख ही रहे हैं ना, 5 हमें दिख रहा है। अब एक चीज और नोटिस करो, 5 के बाद ये आधा हमें दिख रहा है ना। तो पहले तो आपने क्या किया, 5 के बाद ये आपको आधा दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो तो इन्होंने इसको भी दिखाया हुआ है, ये इन्होंने इसको भी दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आप एक अंदाजा और लगा सकते हो, जैसे देखो ये हमारे पास 4 था, 4 के बीच में ये है, तो आप इस थिम्बल से अंदाजा लगा सकते हो कि यार इनके भाग के बीच में गैपिंग इतनी होती है ना। इसके बीच में देखो, आप ध्यान देना यहाँ पे कि ये देखो, ये जो 5 वाला था और ये एक आधा वाला था, इतनी गैपिंग थी, और इतनी गैपिंग हमें यहाँ पे दिखने लगी, यानी 6वां वाला पॉइंट जो है हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है ना। यहाँ पे आपको 6वां भी दिखने लगा है ना। आप फिगर पे गौर से देखोगे, इन्होंने ब्लैक पट्टी दी हुई है, तो मेन डिवीजन आप क्या लिख लोगे, 6। क्या लिख लोगे, 6। अब आओगे सब डिवीजन पे, तो भाई सब डिवीजन कैसे, सब डिवीजन तो भाई ये था हमारा, लेकिन अब 6 दिख गया, 6 की पूरी लाइन दिख रही है हमें, तो अब सब डिवीजन का मतलब ही क्या है, सब डिवीजन तो है ही नहीं। जब 6 के आगे पीछे होता तब हम लिखते हैं ना, जब कोई नंबर के आगे पीछे होगा, लेकिन वो पूरा 6 पे तो हम सब डिवीजन लिखे ही क्यों भाई, सब डिवीजन 0 है हमारा, नहीं खुला है, बात खत्म। अगर देखो, अगर सब डिवीजन कब खुलता, जब यही लाइन यहाँ पे आ जाता, थिम्बल हमारा आगे आ जाता और 6 हमें ना दिखता, तब हम लिख देते कि भाई 0.5 mm हमें सब डिवीजन भी दिख रहा है। और सब डिवीजन हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि देखो जैसे अगर मान लो कि ये 5 पे पूरी लाइन है,
तो अब बताओ भाई, ये 5 पूरा पूरा हमें अगर दिख रहा है तो अब हमें कौन सा सब डिवीजन दिख रहा है? आगे वाला छोड़ो ना, वो 4.5 का डिवीजन था, अब हमें पूरा 5 दिखने लगा। 5 के बाद कोई सब डिवीजन दिख ही नहीं रहा, वो पूरा पूरा नंबर 5 पे है। देखो जैसे हमारे पास, समझ लो, नहीं आप गलती करोगे, 0। अब जैसे मानो ये हमें 1 दिखा, ये हमें 2 दिखा, ये हमें 3 दिखा, ये हमें 4 दिखा, ये हमें 5 दिखा और ये हमें 6 दिखा। इनके बीच में एक एक डिवीजन है। तो आप ध्यान से समझ लेना कि अगर क्या है कि भाई अगर नंबर जैसे ये 3 है, हमारा थिम्बल की लाइन, इसको मान लो कि ये 3 है, ऐसे ऐसे 3 है ना, तो हमें क्या होगा कि जब भी ये रहेगा तो 3 पे ही रहेगा। क्या रहेगा? आगे है ये, इसको हम 3 ही मानेंगे जब तक ये हाफ डिवीजन नहीं दिखेगा, 3 ही मानेंगे। ठीक है, अगर यही क्या होता, यही अगर यहाँ पे ऐसे होता तो आप समझ जाते कि भाई 3 तो हमारा क्रॉस हो चुका है, मेन डिवीजन तो हमें 3 दिख रहा है, साथ में सब डिवीजन भी अब हमें दिख रहा है, तो हम सब डिवीजन भी लिखेंगे, है ना। अगर यहीं पे ये लाइन जस्ट ऊपर 4 के आ जाएगी तो आप तो भाई समझ गए ना कि भाई ये 4 वाली लाइन हमें दिखने लगी, वो हमेशा थिम्बल के कोने पे दिखने लगेगी। 4 दिखने लगी तो अब जब पूरा पूरा सब डिवीजन, मेन डिवीजन ही दिख रहा है, तो सब डिवीजन लिखने की जरूरत ही क्या है? तो वही चीज़ है यहाँ, है ना। यहाँ पे पूरा 6वां मेन डिवीजन इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो 6 हमने ले लिया, सब डिवीजन नहीं खुला, नहीं लिया हमने। थिम्बल डिवीजन आ जाओ, तो जो डेटम लाइन से मैच होने वाला इसका खांचा होगा, जो डेटम लाइन से मैच हो रहा होगा, कौन सा मैच हो रहा है? ये हो गया 40, 41 और 42, 42वां खांचा जो है मैच हो रहा है। तो आप क्या करते हो, 42 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो ना 0.01 mm, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हो। अब क्या है कि जब आप यहाँ पे अगर फिगर पे कर रहे हो तो आप 0.1 ले रहे हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इसका लीस्ट काउंट वो अपने हिसाब से अगर देगा तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के लीस्ट काउंट वहीं से लेना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.42 हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लो 0.42। अब इनको भाई टोटल कर लो, अब टोटल कर लो भाई, आगे पॉइंट के बाद ऊपर तो 0 0 है, नीचे ही है 42, तो भाई इसको 42 हमने लिख लिया। भाई कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना जोड़ने का, 0 0 है। आगे आते हैं, पॉइंट के आगे 0 और ये 6 है, सिर्फ 6 हो गया। ठीक है, ऊपर भी 0 था क्योंकि न्यूनतम रेंज उसकी 0 था, तो कितना आ गया 6.42। भाई ये खुला हुआ है 6.42 mm, इस पर जो भी जाब इसने पकड़ा उसकी कितनी है, 6.42 है। अब देखो इसी को आप डायरेक्ट, जैसे फार्मूले से डायरेक्ट अगर लेते हैं, जो आपने फार्मूला लिखा हो, आपने क्या लिखा हुआ है कि भाई मेन डिवीजन लेंगे, मेन डिवीजन आपके पास कितना हो जाता, 6 हो जाता। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि डायरेक्ट आप क्या ले लो, थिम्बल ले लो, डायरेक्ट थिम्बल डिवीजन ले लो। थिम्बल डिवीजन आप ले लेते 0.42, इसी को जोड़ देते हैं 6.42 हो जाता। आपको आसान लगेगा ये, है ना। लेकिन भाई जब उसने डिवीजन बनाया तो कुछ हिसाब से बनाया ना। आप जब इसको सीख जाओ तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते ही क्या है भाई, सब डिवीजन जो लिखते हैं वो मेन डिवीजन के साथ ही जोड़ देते हैं। करते ही क्या है हम, ये देखो हमने क्या किया था, मेन डिवीजन और सब डिवीजन को जोड़ दिया। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसे होता, अगर ये गलती से 5.5 खुला होता, अगर मान लो कि ये 5 ऊपर मेन डिवीजन खुले होते, कितने मेन डिवीजन हमारे पास अगर 5 खुले होते तो हम मेन डिवीजन 5 लिखते, और हाफ एक और हमें अगर दिखता कि भाई हाफ हमारा और खुला हुआ है तो हम सीधे डायरेक्ट मेन मुख्य पैमाने पे ही लिख देते 5.5 mm, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तरीका गलत नहीं है ना। उसके बाद सीधा थिम्बल वाला लिख देते कि 42, आपके पास सीधा आ जाता 2, 5 और 4 9, ये 5, 5.92 आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, है ना। लेकिन एक बेसिक तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, एक बेसिक तरीका हमें पता होना चाहिए रीडिंग लेने का। क्यों, अभी आगे देखना। अब आ जाओ आगे, इसका निकाल लो भाई, चलो इसका निकाल लो। इसका निकालोगे कैसे, देखो एक बार एडवांस वाले से देखते हैं। क्या है, मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान ले लो भाई। ये 15 आपको दिख रहा है ना। देखो 1 2 3 4 के बाद ये 5, देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4 ये 5, 6 7 8 9 ये 10, 11 12 13 14 ये 15, और आपको एक ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा 16। 16 तो आपको पूरा दिख रहा है ना। तो आप क्या कर लो, मुख्य पैमाने का मान आप 16 लिख लो। अब मुख्य पैमाने का मान 16, जब वो पूरा पूरा ही 16 हमें दिख रहा है, 16 के आगे कुछ नहीं दिख रहा हमें पॉइंट, तो सब डिवीजन काम ही खत्म, नहीं दिख रहा तो जाने दो, 16 हो गया पूरा पूरा। अब आएंगे डेटम लाइन का कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो देखो डेटम लाइन, अगर ये डेटम लाइन है, अगर नंबर इस तरीके से हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर इस तरीके से हो जाए तो आप हमेशा वो नंबर देखना जो डेटम लाइन के नज़दीक हो, उसको आप हमेशा लोगे। ठीक है ना, डेटम लाइन के ऊपर वाला नहीं लोगे, नज़दीक वाला लोगे जो डेटम लाइन के नज़दीक हो। अगर वहीं पे गलती से क्या हो, जैसे देखो
आपको दो केसेस दिखा दें जाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो आप कौन सा लोगे, ये नज़दीक है। अगर ऐसे हो गया, ऐसे अगर ये नज़दीक हो गया, ये दूर हो गया, तो आप इसको लोगे, है ना, डेटम लाइन के जो नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटम लाइन ये है सीधे पे, ये 30 है, 31 और ये 32 वाला इससे मैच हो रहा है ना। तो 32 पे आप क्या कराओगे, लीस्ट काउंट का गुणा कराओगे तो 32 हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 16.32 mm, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी को अगर इस तरीके से करना चाहो, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको झाम भले लगेगा लेकिन इससे आपसे कभी गलत नहीं होगा। न्यूनतम रेंज आप इसकी मान ली कितनी है, 0 है। मेन डिवीजन कितना खुला था, 16 खुला था। सब डिवीजन क्या था, 0 0 था, नहीं था हमारे पास। थिम्बल डिवीजन क्या था, 0.32 था। अब इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है, इससे आपको रट जाएगा ना भाई। ये देखो 2 हो गया, इनको आप जोड़ोगे 3 हो गया, इसको आप जोड़ोगे यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 16.32, दोनों से सेम आएगा। लेकिन आपको रट जाएगा जब आप ऐसे करोगे, आपको पता हो जाएगा भाई कितने डिवीजन होते हैं। ये होता है आपका मेन डिवीजन, ये होता है आपका सब डिवीजन, ये होता है आपका थिम्बल डिवीजन, आपको रट जाएगा, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद आप शॉर्ट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देख लेते हैं हम लोग त्रुटि, है ना, जो उसमें त्रुटि होती है, शून्यांक त्रुटि क्या होती है। उसके बाद फिर अभी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या ये क्वेश्चन भी आएंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अब त्रुटि देख लेते हैं। लिस्ट काउंट आपने देख लिया, कैसे निकालते हैं, रीडिंग निकालना भी आप समझ गए। अब आते हैं शून्यांक त्रुटि। अगर शून्यांक त्रुटि हुई तो देखो, थिम्बल का शून्य डेटम के सामने होना चाहिए। पहली बात तो थिम्बल का, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, नो जीरो इरर यहाँ पे आपको बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है नो जीरो इरर। नो जीरो इरर का मतलब क्या है, ये डेटम लाइन गई हुई है और ये थिम्बल वाले जीरो से डायरेक्ट मिल रही है, यानी कि शून्य डेटम क्या है, थिम्बल का शून्य डेटम के सामने होना चाहिए। थिम्बल का शून्य जो है वो डेटल के अगर सामने है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अगर नहीं है, अगर शून्य क्या है, देख रहे हो यहाँ पे, ये इसकी डेटम लाइन है, थिम्बल का जीरो नीचे है, ये इसका डेटम लाइन है, थिम्बल का जीरो ऊपर है, तो क्या हुआ, इसका मतलब त्रुटि होगी, ठीक है। अगर डेटम लाइन का जीरो, डेटम लाइन होती क्या है आपको पता होना चाहिए, डेटम लाइन ये होती है ना, ये बड़ी वाली, अगर इसके सामने इसका जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे जीरो है या ऊपर जीरो है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अगर जीरो पास सामने नहीं है तो फिर त्रुटि उस पर होगी, अगर सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने है तो कोई त्रुटि नहीं, सामने नहीं है तो भाई त्रुटि होगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब बात होगी कि भाई अगर जीरो हमारा डेटम लाइन के ऊपर है तो कौन सी त्रुटि, अगर नीचे है तो कौन सी त्रुटि। तो देखो सीधी सी बात, पहली देखो त्रुटि हमारे पास दो होती है, वर्नियर कैलिपर ने आप अच्छे से पढ़ा है, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। तो जो धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है, ये तो भाई देखो, ये तो नो जीरो इरर का केस हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो इरर का केस। तो इसमें क्या होता है, जो होता है ना हमारा थिम्बल का, किसका भाई, थिम्बल का जीरो, थिम्बल का जीरो क्या हो जाता है, वो जो है डेटम लाइन के नीचे रह जाता है। क्या रह जाता है, वो जो है हमेशा डेटम लाइन से नीचे रहता है, डेटम लाइन से नीचे रहता है। क्या होता है, डेटम लाइन से नीचे रहता है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव जीरो इरर होगी। क्या होगी, पॉजिटिव जीरो इरर होगी, जो नीचे रहेगा, है ना। अगर जीरो डेटम लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव इरर होगी। अगर यहीं पे थिम्बल का जीरो क्या है भाई, अगर यहीं पे थिम्बल का जीरो क्या हो जाए, डेटम लाइन से ऊपर हो जाए, डेटम लाइन से ऊपर रहता है, तो वो क्या होती है, वो होती है निगेटिव जीरो। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये जीरो यहाँ नीचे है, ये डेटम लाइन है आपकी, समझ रहे हो ना बात को। अगर डेटम लाइन के जीरो नीचे है तो पॉजिटिव जीरो इरर, अगर डेटम लाइन के जीरो ऊपर है तो वो क्या होता है, निगेटिव जीरो इरर होता है। और एक चीज कॉमन सी देखो, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा रीडिंग बताएगा। क्या करेगा, ज़्यादा। अगर जैसे कि हमारे पास, जैसे मान लो इसकी है, ये रीडिंग हमारे पास 16.32 आई। अब उन्होंने क्या किया कि भाई बोला इसमें हमारे पास पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग इस पर ऐड है, जैसे मान लो 16.32 है ना, यहीं पे समझो, उसको जाने दो, यहीं पे समझो। जैसे बोला कि भाई हमारे पास कितनी, जैसे इन्होंने बोल दिया 0.32 हमारे पास पॉजिटिव रीडिंग है पहले से,
ये इतना पहले से यार खुला हुआ है ना, पहले से इतना है, ये इतनी ज़्यादा ले रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी पॉजिटिव जीरो एरर वाला माइक्रोमीटर यूज़ करोगे ना जब भी आप, तो उसके द्वारा जो टोटल रीडिंग लोगे उसमें से आप पॉजिटिव जो होगी उसको आप घटाओगे। क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा लेके चल रहा है उतनी, उसको आपको घटाना पड़ेगा प्रेक्षित रीडिंग में यानी एक्चुअल रीडिंग पे। उसके बाद ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे हमने क्या किया, माइक्रोमीटर से रीडिंग ली, तो ऋणात्मक मतलब वो पहले से कम बता रहा है, तो जितना कम पहले से बता रहा है तो भाई जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखना, धनात्मक शून्यांक त्रुटि जो होती है वो पूरी रीडिंग में हमेशा घटाना पड़ता है, और जो माइनस वाली होती है वो पूरी वाली रीडिंग पे जोड़ना पड़ता है। तो अब बात करते हैं भाई कि हम पता कैसे करेंगे कि इसमें कितनी धनात्मक वो है, क्या शून्यांक त्रुटि है। तो देखो इसका भी हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, इसका भी फार्मूला होता है। तो चलो देख लेते हैं। पहले क्या है भाई, पॉजिटिव एरर का देख लेते हैं, किसका, पॉजिटिव एरर का फार्मूला। तो पॉजिटिव एरर का फार्मूला क्या होगा भाई, कि जो हमारा देखो जब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कि जब ये जीरो नीचे होगा, तो भाई जब डेटम लाइन वाले जीरो से इसका जीरो नीचे होगा तो कोई ना कोई जीरो के सामने तो थिम्बल का डिवीजन मिल रहा होगा ना, कोई ना कोई तो मिल रहा होगा। तो हमें क्या करना होता है कि डेटम के जीरो से थिम्बल का मिलने वाला खाना, क्या करेंगे, डेटम का जो जीरो होगा उससे थिम्बल का मिलने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे भाई, वहाँ पे उसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो तो इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना, यानी गोलीय स्केल क्या हो जाएगा, गोलीय स्केल मतलब थिम्बल। ठीक है, गोलीय स्केल का डेटम लाइन से क्या हो जाएगा, डेटम लाइन से मिलने वाला, डेटम लाइन से मिलने वाला खाना इनटू लीस्ट काउंट। ये होता है पॉजिटिव एरर निकालने का मतलब। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये इस तरीके से ये बैरल या स्लीव है, इसके ऊपर ये क्या है, इसका ये इसका यहाँ पे थिम्बल दिया गया है आपको। अब क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये डेटम लाइन है, समझ रहे हो, ये डेटम लाइन है ना, ये डेटम लाइन है। अब क्या हुआ आपके पास कि जो थिम्बल का जीरो है वो नीचे रह गया, थिम्बल का जीरो क्या है, नीचे रह गया। जीरो के बाद यहाँ पे 5 आता है, 5 के बाद 10 आता है। तो भाई जीरो के बाद 1 2 3 4 और 5, तो इस डेटम लाइन से कोई ना कोई खांचा तो मैच होगा। जैसे यहाँ पे ये 0 1 और 2, जैसे दूसरा खांचा मैच हो रहा है। तो गोलीय स्केल का, ये गोलीय स्केल का डेटम लाइन से मिलने वाला कौन सा है, जीरो नीचे रह गई मतलब पॉजिटिव एरर है, मिलने वाला खांचा क्या है, दूसरा है, क्या है, दूसरा, इनटू लिस्ट काउंट 0.01। तो कितनी एरर आई, पॉजिटिव एरर कितनी आएगी, 0.02 आएगी ना, पॉजिटिव एरर क्या आएगी, 0.02। ये होता है पॉजिटिव एरर का निकालने का तरीका, है ना। जब ये जीरो नीचे रह जाएगा तो इस लाइन के सामने कोई ना कोई बंदा तो टकराएगा आके ना, तो जो टकराएगा उसी पे लिस्ट काउंट का गुणा करके हम पॉजिटिव एरर निकाल लेंगे। अब जब पॉजिटिव एरर हमसे मिल गई, है ना, कि भाई 0.02 है, तो अब इससे जो भी हम रीडिंग लेंगे उसमें इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो जब भी आप पॉजिटिव निगेटिव एरर लिखो हमेशा चिन्ह के साथ लिखनी है, ताकि आप समझ भी सको ना कि यार ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास फार्मूला। अब बात करेंगे निगेटिव जीरो एरर निकालने का फार्मूला, क्या, निगेटिव जीरो एरर का। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव एरर का फार्मूला निकालेंगे। तो भाई निगेटिव एरर का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। पहले तो क्या करना है, गोलीय स्केल पर क्या है, गोलीय स्केल पर खानों की संख्या माइनस, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में कर रहे थे, सेम वही चीज है, यहाँ पे वही सेम फार्मूला है, बस अंतर क्या है, इसमें गोलीय स्केल बोल रहा है, वहां पे वर्नियर स्केल बोल रहा था, है ना, समझ गए ना बात। चलो, तो गोलीय स्केल पर खानों की संख्या माइनस क्या होगा, डेटम लाइन से मिलने वाला खाना, माइनस क्या होगा, डेटम लाइन से मिलने वाला खाना, डेटम लाइन से मिलने वाला खाना।
अब क्या करोगे, ये जो है ना इनके साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे लीस्ट काउंट का, ये हो जाएगा निगेटिव एरर निकालने का मतलब। समझो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गई आपके पास डेटम लाइन, ये क्या हो गई, ये हो गई डेटम लाइन। समझ रहे हो। अब क्या है कि भाई निगेटिव एरर में तो जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जीरो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई 5 होगा। क्या होगा भाई, जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हो, ठीक है, जीरो के ऊपर 5 होगा, नीचे हमारा समझ लो कि भाई कोई ना कोई 45 होगा। समझ रहे हो बात को, क्या होगा, 45 होगा। तो 45 और ये 50, जीरो मतलब 50 ही होता है, 45, 46, 47, 47, 49 और ये जीरो वाला 50। तो हमने क्या किया कि देखो गोलीय स्केल पर खानों की संख्या कितनी है, 50 है। इससे मिलने वाला खाना कौन सा है, डेटम लाइन से मिलने वाला खाना कौन सा है भाई, 45, 46, 47वां खाना मिलने वाला है इसमें इंटू 0.01। तो 50 में से 47 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 0.03। ये आपके पास आ गई निगेटिव एरर। क्या आ गई, निगेटिव एरर आ गई। समझ गए। अब निकाल लोगे ना, अब इसको दोबारा नहीं बताया जाएगा, है ना, दोबारा बताया जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि ये खानों की कैसे निकालोगे, है ना, आपको इतना बता देता है। ये क्या है, ये ऐसे हो गया, जीरो जब भी ऊपर जाएगा, है ना, जीरो के ऊपर 5 चलता है, इसके पीछे 45 चलता है, तभी पूरे 50 होता है ना। इसके पीछे क्या चलता है, इसके पीछे यहाँ पे 45 चलता है। तो 45, ये 46, ये 47, ये 48, ये 49, ये जीरो वाला 50, ठीक है, समझ गए। तो मिलने वाला खांचा हमें 47 मिला, टोटल भाग थे 50, हमने माइनस किया, 3 आया, 3 के साथ हमने लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करा दिया, हमारा ऋणात्मक रीडिंग निकल आई। और इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक रीडिंग को हमेशा एक्चुअल रीडिंग में जोड़ेंगे जो इसके द्वारा ली गई होगी। अगर हमारे पास ये माइक्रोमीटर है, इसमें जो भी एरर है इसी के द्वारा लोगे तब जोड़ोगे। ऐसा नहीं है कि भाई अब बिना जीरो बिना एरर वाले से लेके और इसको जोड़ो घटाओ, नहीं, उसी माइक्रोमीटर से जब आप काम कर रहे होगे तभी उसको जोड़ोगे और धनात्मक वाली को घटाओगे, ठीक है। बहुत ठीक है, इतना बहुत हुआ, है ना, क्लास लंबी हो जाएगी, आगे चलते हैं। आगे अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। अल्पतमांक भी पढ़ लिया, रीडिंग लेने का भी पढ़ लिया और ऋणात्मक भी पढ़ लिया आपने। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, दिखाओ किसको कितना समझ। 50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ क्या होगा, बताओ। वही न्यूनतम रेंज यानी शून्य पाठ्यांक। शून्य का मतलब क्या है, वही न्यूनतम रेंज, समझ गए ना, जो आपसे लिखवाई जा रही थी क्वेश्चन में। क्या होगी भाई इसकी, 50 से 75 वाले की क्या होगी न्यूनतम रेंज इसकी, 50 से 75 वाले की न्यूनतम रेंज क्या होगी भाई, 50 ही होगी ना। क्या होगी, 50 mm ही होगी ना। देखो कहीं पे है, ये देखो, और इसको हमेशा 0.0 लगा के ही लिखते हैं क्योंकि रीडिंग लेने में आसानी होती है। समझ गए ना। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट बेहतर पढ़ोगे, क्वेश्चन आप अब माइक्रोमीटर के उठाना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो। माइक्रोमीटर में 0.03 mm का ऋणात्मक त्रुटि है, मतलब ऋणात्मक त्रुटि माइनस 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर इतने mm मापता है, क्या करता है, माइक्रोमीटर एक्चुअल में कितना मापता है, यानी प्रेक्षिक माप इसकी क्या है, जो एक्चुअल में है, जो इसकी प्रेक्षिक माप है, कितना मापता है वो, 40.48 mm मापता है। बता दो, ये उसी जिसमें इतनी की ऋणात्मक की त्रुटि है, उसी माइक्रोमीटर से ये रीडिंग ली गई है कि इसकी रीडिंग कितनी है, 40.48 mm है। कितनी है, 40.48 mm। और बोल रहा है कि इससे इतनी ऋणात्मक त्रुटि है, तो अब बता दो ऋणात्मक त्रुटि को इस पे जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे। तो आप बोलोगे कि सर ऋणात्मक त्रुटि जो होती है उसको हमें जोड़ना पड़ता है क्योंकि ये तो इतना कम बता रहा है पहले से। तो यानी जो इसने मेन रीडिंग दी होगी वो, जैसे हमने पेन को दबाया, जैसे आपने इस माइनस वाले से नापा आपने माइक्रोमीटर से पेन को, तो भाई 0.03 mm कम ही बताएगा ना, क्योंकि उसका जीरो ऊपर था पहले से, ठीक है। चलो तो अब इसको क्या करोगे, जोड़ोगे इस पे। जब जोड़ोगे 0.3 तो 8 और 3 11, 4 और 1 5.40, 40.51 mm जो होगा इसकी एक्चुअल पे माप होगी। ऑप्शन है कहीं पे 40.51, ए नंबर आपका सही होगा। समझ गए ना, हमेशा ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ोगे।
अब आ जाओ आगे, तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब देखो सारे फंडे जो आपको बताए गए वो यहाँ पे काम आएंगे। 100 से 125 मिलीमीटर परास के मीटर बाहरी सूक्ष्म मापी को एक क्षण का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया गया। देखो उसने दे दिया, उसने रेंज दे दिया, क्या यूज किया हमने, 100 से 125 वाली की है हमने यूज। तो पहला पॉइंट आपको सीधे से पकड़ के इसकी न्यूनतम रेंज लिख लो। सबसे पहले इसकी न्यूनतम रेंज आप लिख लोगे, 100 से 125 वाला है, आप लिख लोगे 100.00 लिख लोगे कि नहीं, पहला स्टेप। ठीक है, बैरल अंशांक 16.5 है। बैरल अंशांक मतलब 16.5 जो इसने दिया ना, वो इसने मेन डिवीजन और सब डिवीजन दोनों दे दिया है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, आप सीधे लिख लो बैरल। नहीं तो आप देखो इसने किया क्या है, मेन डिवीजन था हमारे पास 16, सब डिवीजन था हमारे पास 0.5, तो इसने जोड़ के लिख दिया इनको, है ना। जब जोड़ देते हैं इसको तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लीव डिवीजन, यानी जो बैरल, क्या बोलते हैं, बैरल। स्लीव या बैरल पे ही मेन और सब डिवीजन दोनों होते हैं ना, जब उनको दोनों को मिला देंगे तो बैरल बन जाएगा। तो सीधे से यहाँ पे आप लिख दो, है ना, कि मेन डिवीजन, या फिर सीधे से आप लिख दो बैरल, है ना, बैरल ही लिख दो, या सीधे से स्लीव डिवीजन ही लिख दो। कितना, 16.5, है ना। अब देखो बैरल आधार लाइन के अनुरूप थिम्बल अंशांक 28 था। इसके अनुरूप जब हमने रीडिंग ये ली थी 16.5, तब थिम्बल का कौन सा भाग मिल रहा था, 28वां भाग मिल रहा था हमारा। क्या मिल रहा था, थिम्बल का जो डिवीजन था वो हमारे पास 28वां मिल रहा था, जिसपे हम थिम्बल वाले पे हमेशा लीस्ट काउंट का गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, हमेशा इस पे लीस्ट काउंट का गुणा कराएंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट अगर क्वेश्चन पे नहीं दिया है तो आप इसको 0.01 ही मानोगे, तो 0.8 आ जाएगा ना थिम्बल डिवीजन। क्या आएगा, 0.8 आएगा ना थिम्बल डिवीजन, जो आपको बताया गया था। थिम्बल डिवीजन हमेशा आपको गुणा करके लिखना है, 0.28 आया है ना। अब इसको जोड़ दो, अब जोड़ दो तो पूछा क्या है, क्षण का व्यास कितना होगा, यानी टोटल आपसे रीडिंग ही पूछा है उसने, निकाल दो भाई टोटल रीडिंग। क्या भाई, ये देखो 8, 5 और 2 7, 6, 1 और 1, 16.78 अगर ऑप्शन पे कहीं है तो आप लगा सकते हो 116.78, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, देख रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट आप ऐसे पढ़ोगे तो काम आपका जरूर होगा। अगर यही क्वेश्चन में जरा से घुमा देता कि भाई इसका आपके पास मेन डिवीजन 16 है और सब डिवीजन 0.5 है, तो जो शॉर्ट तरीका है ना, वो वाले जो बच्चे पढ़े होंगे शॉर्ट तरीका, वो ढूंढते रह जाते भाई सब डिवीजन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि भाई हमें सर ने पढ़ाया था मेन डिवीजन ये होता है, सब डिवीजन ये होता है। मेन डिवीजन हम 16 लिख लेंगे, सब डिवीजन हम 0.5 लिख लेंगे, है ना। तो हमें तो अपनी तरफ से तैयार रहना है हमेशा भाई। अगर उसने अलग अलग दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मेन डिवीजन सब डिवीजन लिख लेंगे, क्या दिक्कत जाता है। सब डिवीजन 0 देगा तो हम 0 लिख देंगे, जोड़ने में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब उसने मेन डिवीजन और सब डिवीजन को मिला देगा तो हमेशा बैरल अंशांक ही बोलेगा, बैरल या स्लीव, क्योंकि वो मेन और सब डिवीजन उसी पे होता है। ठीक है, तो समझ गए, ये रीडिंग आपने निकाल ली ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जो लोग ये नहीं लिखेंगे तो उनकी रीडिंग क्या आएगी, वो इसको जोड़ेंगे, 16 पॉइंट कितना, इतना लेके आएंगे। फिर क्या कहेंगे, भाई इतना हमारे पास आया है, अब क्या करो, अब इसकी न्यूनतम रेंज पे जोड़ो। क्या बोलेंगे कि भाई 16.78 में हमने क्या किया, उस क्षण का व्यास आया। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 100 से 125 वाला, तो ये 100 के नीचे तो नापेगा नहीं, है ना। तो कहेंगे भाई 100 में इसको जोड़ो, तो क्या आएगा 116 पॉइंट। तो ऐसा क्यों, पहले ही लिख लो ना भाई उसकी न्यूनतम रेंज क्या है, 100 है, बात खत्म, जाने दो, अपने आप सही रीडिंग आ जाएगी। नहीं भी लेना चाहे तो, और आप साथ में अगर नहीं लेना चाहे तो 16.78 आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतने समझदार हो कि भाई वो हमेशा 100 के ऊपर ही नापेगा, तो 100 पहले से ही खुला है, उसकी रीडिंग 100 पहले से ही है, 16 तो उसके बाद लेके आया, तो आप जोड़ दो, क्या दिक्कत है, शॉर्ट तरीका ही अपना लो, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए ना। चलो आगे आगे देखते हैं, हमारे पास क्या है, चौथा, एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गणनांक, न्यूनतम गणनांक यानी लीस्ट काउंट 0.01 mm है। सूक्ष्म मापी का परास 75 से 100 है। देखो परास आपको हमेशा देगा ये, कि जिससे कि आप क्या लिख सको, जिससे आप न्यूनतम रेंज लिख सको। क्या लिख सको, जिससे आप हमेशा न्यूनतम रेंज लिख सको। समझ रहे हो ना, न्यूनतम रेंज आप कितना लिखोगे भाई, 75 लिखोगे ना। उसके बाद बैरल का पाठ्यांक कितना लिखोगे,
15.50, क्योंकि मेन डिवीजन सब डिवीजन 7 हो गए तो बैरल का हो गया। 10वां थिम्बल अक्षांक बैरल आधार के साथ मिल रहा था, 10वां मिल रहा था। अब देखो यहाँ पे इसने लिस्ट काउंट दे दिया तो आप मल्टीप्लाई करा दो, 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.10 ही आएगा ना, है ना, 0.10 ही आएगा क्या, बोलो, 10 का मल्टी कराओगे 0.10 आएगा ना, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, है ना। चलो भाई 10 है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट कितना आएगा यहाँ से, 0.10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कितना 0.10। अब इसको आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ये 0 आएगा, 5 1 6 आएगा, 5 5 10 आएगा, 7 8 1 9, यानी कि 90.60 आएगा भाई। 90.60 ये कहीं दे ही नहीं रहा है, कहीं दे ही नहीं रहा, यानी इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है ना, क्या है, ऑप्शन गलत है। ये दे क्या रहा है सिर्फ कि भाई हमने देखा कि अगर ये रेंज ना जोड़े, है ना, अगर हम ये रेंज ना जोड़े न्यूनतम रेंज, तो भाई तो ये तो दे रहा है 15.60, 15.60। तो अगर इन्होंने 15.60 दिया है तो आप लगा दो, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा, है ना। आप इस चक्कर में मत रहना कि नहीं हाँ सही हो गया, सही नहीं हुआ वो चलो ठीक है, उन्होंने दे दिया कि भाई हमने 15 नापा है और ये इसका लिस्ट काउंट है, 10वां भाग मिल रहा था तो 15.60 हो गया, है ना। लेकिन आपको हमेशा न्यूनतम रेंज लेके ही चलनी है भाई, सही आंसर हमेशा इसका 90.60 ही होगा। आप कहीं से भी और किसी से भी करवा लेना, वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी न्यूनतम रेंज तो वो पहले से 50 है, इसने रीडिंग ली है 15.60 की, तो भले उसकी रीडिंग 15.60 आई है, आप कर सकते हो इसको, लेकिन आप खुद सोचो ना यार कि जो वस्तु 75 से ऊपर है उसी को वो नाप रहा है ना। 75 तो पहले से मोटी है, आपने यूज किया तो 75 से पहले से ही मोटी है, लेकिन आपने आगे जो उसकी रीडिंग ली 75 के आगे वो 15 थी, आप लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, 75 वो पहले से मोटी है, आगे 15 है तो 90.6 होगी ना। इसका मतलब ये ऑप्शन सारे यहाँ पे गलत हैं, लेकिन फिर भी आप टिक कर सकते हो। एग्जाम में क्या करोगे, किस एग्जाम से उससे लड़ोगे जाके, भाई वो तो वहाँ तो गार्ड ही कर रहा होगा, उससे थोड़ी लड़ोगे। तो आपको सामने अगर दिख रहा है 15.60 तो आप लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि वो इस बेसिस पे सही कर देगा, क्या कर देगा, सही कर देगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो सवाल क्या है, गलत है। चलो आगे अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के प्रकार भाई, है ना। इनको आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अगर कहो तो पढ़ के बता दिया जाए, नहीं तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, है ना। देखो ये क्या है, यहाँ पे है ये वर्नियर माइक्रोमीटर है भाई, क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर। इनको आप पढ़ लेना, ठीक है यार, इनको पढ़ लेना है, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर या बाहरी माप लेने के काम आता है ना, इनको आप पढ़ लेना, आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ लेना हो पीडीएफ ले लेना, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, परेशान मत होना, क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये आपको टाइप दे दिए गए, और ये प्रयोग करते समय सावधानियां भी दी गई हैं कि शून्य त्रुटि व अल्पतमांक चेक करके ही प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद साफ करके वह तेल लगा कर ही रखें, कार्य के अनुसार ही माइक्रोमीटर का चयन करें, परिशुद्धता में माप लेने के लिए रैचेट स्टाफ का प्रयोग करें, अन्य औजारों के साथ न रखें, है ना। ये रैचेट स्टाफ वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना। और जो उसके टाइप्स भी थे भाई उनको पढ़ लेना, है ना, ज़्यादा बताएंगे, अभी क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। और आप देखते हो भाई उतने अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है कि कोई इतनी लंबी क्लास देखे, है ना, तो कुछ देख के भी क्लास बनानी पड़ती है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर सब्सक्राइबर कम है तो भाई कंटेंट कम दो, नहीं, है ना। सब्सक्राइबर तो एक दिन यार बढ़ ही जाएंगे, है ना, आप लोग चाहोगे तो, है ना। तो भाई चैनल को भी सपोर्ट करते रहो, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो। ऐसा नहीं है भाई सब्सक्राइबर कम है तो भाई कम पढ़ाया जाता है ना, वो स्टार्टिंग है, अभी आगे चल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तब लोग क्या कि तब तो भाई लोग मैराथन भी देखेंगे 4-4 घंटे की, है ना। तो चलो ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही। जिन्हें पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और आगे की जो भी क्लासेस देखनी, जिन्हें वर्नियर कैलिपर ये सारी चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना। बार के लिए मैथ भी चल रहा है, ठीक है, फिटर के एमसीक्यू भी चल रहे हैं और थ्योरी भी चल रही है, 3 क्लासें आपकी चल रही हैं, आप इनको जाके देख लेना, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।